जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है, जो ड्रीम डोज सुजीत सर के द्वारा जो आया है। आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले बता दें कि इससे हम लोग का स्टैटिक जीके का सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग वैसे पार्ट कवर कर रहे हैं जो जहाँ से सभी बच्चे प्रश्न छोड़ के आते हैं, बट हम लोग करके आएंगे। स्टैटिक जीके का हम लोग का जो सीरीज है ये 50 सीरीज पूरा कंप्लीट हो गया, वो ये भी ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ हुआ। ठीक है, जिसमें यदि अगर आप बिहार पुलिस देखा जाए, बिहार SSC देखा जाए, बिहार दरोगा देखा जाए, अदर किसी भी एग्ज़ाम में देखा जाए, काफ़ी वेटेज रहता है स्टैटिक जीके का और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये भी आप देखिएगा। और बता दें कि अभी हाल फिलहाल ही, ठीक है, अप्रैल महीने समाप्त हुआ और अप्रैल महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है, ठीक है, सबका एक वीडियो में कंप्लीट किए। जितने भी अप्रैल महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है सब पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग उस पर बात किए हैं। और बता दें कि इसे ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, ठीक है, जिनके डायरेक्टर है रोशन आनंद सर, जो केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है बिट्टू झा सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। जो बायोलॉजी केमिस्ट्री का अभी तक चैप्टर नंबर 3 का जो परमाणु की संरचना, इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व जो भी ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड है। जिस तरह से हम लोग का अभी केमिस्ट्री का चल रहा है और इसी तरह हम लोग बायोलॉजी का भी बायोलॉजी में टोटल 18 चैप्टर है, सबका ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड है। ठीक है, और बता दें कि ये वीडियो तो आप मिस ही नहीं कीजिएगा क्योंकि ये बिहार से है। इसमें बिहार से अगर देखा जाए तो बिहार के पूरा रामसर स्तर, ठीक है, खनिज, ये लिंगानुपात, सब कुछ ये हम ट्रिक्स से करवाएं। ये ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ करवाएं। ये वीडियो अप्रोक्स आपका 40 से 41 मिनट का वीडियो होगा। ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम लोग का जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें जो दिया हुआ है ये 11 दिया हुआ है। ठीक है, 11 को जो दिया हुआ है ये हमारा प्रैक्टिस सेट है और 2 प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग प्रैक्टिस सेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले चैप्टर नंबर 1 प्रैक्टिस 1 जो था वो कंप्लीट हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया या क्रियाओं में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो ये जो रहती है हमारे तीर को धनुष की डोरी पर रखकर खींचने में संचित ऊर्जा होता है। ये सही है। ठीक है, ये क्या है? ये सही है। दूसरा क्या है, किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसकी कमानी में संचित रहती है। ये भी सही है। तीसरा है, स्प्रिंग को खींचने पर इसमें उपार्जित ऊर्जा होती है। तो ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन, इसका होगा 1, 2 और 3 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा ये C हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आगे देखेंगे, सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? तो ये मोरारजी देसाई का है। किसका? मोरारजी देसाई का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। और मोरारजी देसाई से इससे हम ये कनेक्ट करेंगे कि सबसे ज़्यादा उम्र के जो प्रधानमंत्री बने हैं ये मोरारजी देसाई ही बने हैं और ये 81 साल की उम्र में बने हैं। और उनके बाद उसके बाद सबसे ज़्यादा बार जो बजट पर पेश किए हैं तो मोरारजी देसाई किए, ये 10 बार किए। कितने बार? 10 बार। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे और देखने से पहले और बता दें कि कुछ मोरारजी देसाई के बारे में कुछ और कनेक्ट कर लेते हैं। मोरारजी देसाई का के नाम एक और रिकॉर्ड है कि उन्होंने 29 फरवरी को अपने जन्मदिन के दिन भी एक बार बजट पेश किया था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अब प्रणब मुखर्जी ने 8 बार पेश किए थे और अभी हमारे वर्तमान में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 7वीं बार
बजट पेश किए हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये की गई है UNDESA, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, DPT क्या है? DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो ये हमारा किया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि इस डिप्थीरिया यह रोग जो है कुरानी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु द्वारा होता है, ये ध्यान में रखेंगे। और काली खांसी जो है यह रोग बुल्डरा पर्दुसिस जीवाणु द्वारा होता है। और टिटनेस जो होता है ये क्लास्ट्रीडियम टिटनेनी जीवाणु द्वारा होता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, भारत सरकार के नए विदेश सचिव कौन बने? तो ये बने विक्रम मिश्री बने। कौन बने? विक्रम मिश्री, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विक्रम मिश्री जो वर्तमान में जुलाई 2024 से भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्यरत है, वे विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। ठीक है, इससे इतना ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इनका प्रयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है नाइट्रोजन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, नाइट्रोजन। पशु खाद्य उर्वरक का एक प्राकृतिक स्रोत है जो पौधे को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, और जानवरों द्वारा उत्सर्जित यूरिया और अन्य नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना ध्यान में रखना। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के क्या है? भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने CS सेठी बने। कौन बने? CS सेठी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। राजीव कुमार 15 मई 2022 को उन्होंने सुशील चंद्रा के बाद भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और 18 फरवरी 2025 तक कार्यकाल है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और दिनेश कुमार खाड़ा भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष है। उन्होंने 7 अक्टूबर 2020 को यह पद भार संभाला और 28 अगस्त 2024 तक ये पद पे रहेंगे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है, यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने एंटोनियो कोस्टा बने। कौन बने हैं? एंटोनियो कोस्टा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, इस यूरोपीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है ब्रुसेल्स में है। तो इतना ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज की ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अभिनव बिंद्रा। क्या चीज़? अभिनव बिंद्रा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, इस अभिनव बिंद्रा को 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता के विजेता है और 2008 में ओलंपिक खेल बीजिंग चीन में वह भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे। तो इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिलता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है ये पाया जाता है अर्थोपोडा में। किस में पाया जाता है? अर्थोपोडा में। तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। जो परिसंचरण पैटर्न जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है खुला, एक होता है बंद। खुला परिसंचरण तंत्र होता है ये आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का में मौजूद होता है। इसमें हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त बड़े रक्त वाहिका के माध्यम से खुले स्थान या शरीर के गुहाओं में जाता है, जिन्हें साइनस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एनेलिडर्स और काटस में एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है, जिसमें हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त हमेशा जो वाहिकाओं के एक बंद नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित होता है। इतना ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला है हमारा, अगला है मृदुतक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? यह भोजन एवं जल का संचय है, तो जी हाँ है। उसके बाद दूसरा का, यह जीवित और सरलतम उत्तक है जो विभाज्य उत्तक में विभेदीकरण का परिणाम है, जी हाँ ये भी है। उसके बाद यह जलीय, क्या है? यह जलीय पादपों में एरिकाइमा कहलाता है क्योंकि यह इन पादपों में वायु के प्रभाव में सहायक होता है, जी हाँ। तो इसका हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है हमारा नई दिल्ली में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये दिल्ली में ये 26-27 जुलाई को सबसे बड़ा ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, बांग्लादेश की सीमा किन भारतीय राज्यों को नहीं छूती? यहाँ ध्यान में रखेंगे, नहीं छूते तो ये नागालैंड को नहीं छूते थे। इस क्वेश्चन से मतलब ये होगा नागालैंड। बांग्लादेश की जो सीमा है ये असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और बंगाल सहित भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये नागालैंड के साथ साझा नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन से इतना हमें जानकारी मिलता है। अगला है, नीचे दिए गए कथनों और कारण को पढ़िए और कुट की सहायता का सही उत्तर दीजिए। पहला है, सभी जीवित जीवों में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल डीएनए पाया जाता है, हाँ ये तो सही है। उसके बाद यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है एवं कोशिका में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवकों में ये पाया जाता है, तो जी हाँ। तो इसका होगा हमारा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, या इसकी को डीएनए भी कहते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल में यह पाया जाता है। यह अनुवांशिक सूचना का वाहक है जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है एवं कोशिका में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। आगे देखेंगे, अगला हमारा है नामैडिक एलिफेंटा नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो ये होता है भारत और मंगोलिया के बीच, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा कि भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नामैडिक एलिफेंटा मेघालय में शुरू हुआ है। तो इतना ध्यान में रखेंगे। और यह अभ्यास 3 से 16 जुलाई 2024 तक आयोजित किया गया था, तो इतना ध्यान में रखें। आगे हैं, किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य निर्वाचित किया गया है? तो ये किया गया है नीता अंबानी को किया गया। किसको? नीता अंबानी को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए जैव विकास के परमाणु के प्रकार की सूची 2 में दिए गए उनके उदाहरणों में सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये है अपसेसी अंग। क्या है? अपसेसी अंग। तो अपसेसी अंग का हो जाएगा सील के, ये तो नहीं होगा। अपसेसी अंग का जो होगा हमारा, हाँ अपसेसी अंग हो जाएगा। ये मानव की जो है ये निमेषक झिल्ली एवं पुच्छ कोशिकाएं हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2। ठीक है, उसके बाद बी में क्या दिया हुआ है? जीवाशय। तो जीवाशय जो हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये बी है ना, बी का ये वाला 4 नंबर हो जाएगा। तो इससे हमको ये पता चल रहा है, ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, 1 का 2 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सी में क्या है? समजात अंग। तो समजात अंग जो होता है समजात अंग, तो समजात अंग में ये हो जाएगा सील के
फ्लिपर एवं चमगादड़ के पंख हो जाएगा। ठीक है, तो सी का 1 हो जाएगा, तो बचा डी, तो डी का हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, ए का 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। देखिए, अवशेषी अंक का उदाहरण जो होता है ये मानव की आँख की निमेषक झिल्ली एवं पुच्छ कोशिकाएं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ऐसे अंग का शरीर में कोई महत्व नहीं होता है। जीवाशय का उदाहरण जो होता है ये ऑक्टियोपैरेटिक्स का अवशेष है। ऑक्टियोपैरेटिक्स को सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। समजात अंग का जो उदाहरण है ये सील के फ्लिपर एवं चमगादड़ के पंख है। ऐसे अंग जो मूल रचना तथा उद्भव में समान होते हैं किंतु अलग अलग कार्यों हेतु अनुकूलित होने के कारण असमान दिखाई देता है, समजात अंग कहलाते हैं ऐसे। ठीक है, और समवृत्ति अंग का उदाहरण जो होता है तितली एवं कौवे के पंख होता है। ठीक है, ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में भिन्न हो किंतु कार्यों तथा जो बाहर का जो होता है अकारिकी में समान हो, समरूप अंग कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला है बिहार में जयप्रकाश नारायण जिसे जेपी सेतु कहते हैं किस नदी पर बना गया है? तो ये बना है हमारा जो बना है ये बना है गंगा नदी। ठीक है, क्या है? गंगा नदी। बिहार में जयप्रकाश नारायण जेपी सेतु किस नदी पर बना है? ये बना है गंगा नदी पे। देखिए, ये शायद प्रश्न छूट गया 18 नंबर। इसमें कह रहा है बिहार की किस जिले की सीमा पटना जिले की सीमा को नहीं छूती है? तो ये मधुबनी को नहीं छूते थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, यहाँ बिहार से है ना, अप्रोक्स हम बता रहे हैं, बिहार वाला जो भी ऊपर आपको हम बताएं वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये सब इसमें हम कवर करवाएं, लिंगानुपात कवर करवाएं, सब कुछ करवाएं, बिहार की सीमा मैप उप सब हम करवाएं। तो वो वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये सब उसमें कवर हो जाएगा कि बिहार की किस जिले की सीमा पटना जिले की सीमा को नहीं छूती, तो ये मधुबनी हो जाएगा। ठीक है, अगला है बिहार में जयप्रकाश नारायण जिसको जेपी सेतु किस नदी पर बना गया है? तो ये गंगा नदी पर बना गया। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है बिहार राज्य की साक्षरता दर 2011 में कितना प्रतिशत था? ये पूरे बिहार का पूछा है, तो पूरे बिहार का है 61%.8। इसी में पूछेगा महिला का कितना है? तो 51.5। इसी में पूछेगा पुरुष का कितना है? तो 71.2। ये सब उसमें कवर करवाए हुए थे। ये सब इतना ध्यान में रखिएगा। और देखिए, रोहतास क्या है? रोहतास में सबसे अधिक साक्षरता दर है। ठीक है, रोहतास में। अब बिहार में अगर पूछा जाएगा सबसे कम साक्षरता दर, ये पूर्णिया में है। और बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर ये मुंगेर में है। ठीक है, और बिहार में ही पूछा जाएगा कि बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर ये सहरसा में है। और बता दें कि बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास में है। और बिहार में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर कोई जिला है तो वो कटिहार है। इतना हमको बिहार इस प्रश्न में इतना जानकारी मिलता है। देखिए, कनेक्ट करके पढ़ना जरूरी। अब ये अलग अलग करके यदि आप याद कीजिएगा तो फिर हो जाएगा दिक्कत, फिर याद करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना हमें जानकारी मिलता है। अगला है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में हुआ था। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल PMCH की स्थापना जो हुआ था ये 1925 में हुआ था। और पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को ब्रिटिश राज के दौरान किया गया था। और साल 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। अगला है निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है इंडिया डिवाइडेड भी लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, बापू के कदमों में भी लिखा गया और चंपारण सत्याग्रह भी लिखा गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और भी पुस्तक है जो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखे गए हैं, जैसे आत्मकथा जो 1946 में लिखे, बापू के कदमों में बाबू ये 1954 में लिखा हुआ है, सत्याग्रह एट चंपारण ये
1922 में लिखा गया। ठीक है, तो ये सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। आगे देखेंगे सदाकत आश्रम की स्थापना कब किया गया है, तो ये किया गया 1921 में किया गया है। कब किया गया? 1921 में। सदाकत आश्रम की स्थापना जो किया गया 1921 में किया गया। यह आश्रम पटना बिहार में स्थित है। ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसका ऐतिहासिक महत्व रहा और स्वतंत्रता के बाद यह आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निवास स्थान बना और जब वे देश के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना हमें जानकारी मिलता है। अगला प्रश्न है अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अमीर खुसरो क्या है। आगे है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, तो ये निभाई थी खड़ी बेली। क्या है? खड़ी बोली। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। किसे? अमीर खुसरो ने हिंद देवी भाषा जो बाद में हिंदी और उर्दू भाषाओं के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और भारतीय संगीत में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे कि सितार के विकास और कव्वाली जिसको कहते हैं। ठीक है, कव्वाली शैली का शुरुआत भी कौन किए थे? ये अमीर खुसरो किए थे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। आगे शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया, तो ये किए हैं 1917 में। कब? 1917 में सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में इस आयोग ने उच्च शिक्षा में सुधार, विश्वविद्यालय की स्थिति और शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिश की, जिससे भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन है मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी, तो मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी ये फारसी थी। क्या थी? फारसी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे लेमार्कवाद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? कौन सा कथन गलत है? हाँ, गलत देखना है। तो कौन सा कथन गलत है? तो लिखा हुआ इसकी दो अवधारणा है, अंग का उपयोग एवं अनुपयोग तथा उपार्जित अंग लक्षणों की वंशागति। तो ये तो सही है। असत्य यानी कि गलत ढूंढना है था, लेकिन ये तो सही है। उसके बाद जिराफ की लंबी गर्दन अंगों के अधिक उपयोग के कारण क्रमिक अनुकूलन द्वारा जैव विकास का प्रमाण है। ये तो सही है, यानी कि गलत नहीं है। उसके बाद बिजमान इस वाद के प्रबलतम आलोचक थे तथा इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने जमल प्लाज्म सिद्धांत दिया है। तो ये भी सही। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका जो होगा डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा एक विकास खंड पूर्व पंचायत समिति होती है, तो ये होती एक प्रकाशीय अधिकरण होती। क्या होती? एक प्रकाशीय अधिकरण, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था, तो ये 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन जरिए लोकसभा का कार्यकाल जो 6 वर्ष था उसको 5 वर्ष कर दिया गया और 42वें संविधान संशोधन के जरिए ही लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। ठीक है, समझे? सॉरी, ये 42वां नहीं 44वां होगा, मिस्टेक हो गया। ये 44वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के जरिए ये 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था और 42वां संशोधन के जरिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था। क्लियर? ठीक है, और 44वें संविधान संशोधन के तहत ही आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसकी जगह पे सशक्त
विद्रोह शब्द भी जोड़ा गया था। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, 44वां संविधान संशोधन के जरिए ये हुआ था। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व की दर्जा दिया गया है। तो ये दिया गया है भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग को बंद कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया और योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। अब भी नीति आयोग एक वैधानिक निकाय नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया। तो ये किया गया 1953 में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 29 जनवरी 1953 को गठित किया गया था और इसका अध्यक्षता जो किए थे काका साहब कालेकर ने किए थे। ठीक है, और इस आयोग का गठन भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिलता। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का एकाधिकार किसे है। तो ये राष्ट्रपति को है, ये ध्यान में रखेंगे कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है तो किसको है, ये केवल और केवल राष्ट्रपति को है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, दल बदल सॉरी ये छूट रहा था, 34 नंबर देखेंगे। पर्वत देश महादेश, ठीक है, पर्वत देश और महादेश, इसमें क्या देखना है, उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है, कितने जो है ये सही सुमेलित है। तो अल्पस्पेशियन पर्वत, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में है। उसके बाद डायरेक्शन वर्ग पर्वत, ये अफ्रीका के महाद्वीप के पूर्व एवं दक्षिण में है। अल्पास पर्वत ये यूरोप में है, यानी कि इसमें से हमको लगता है कोई सुमेलित नहीं है। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, इसमें से सभी युग्म गलत सुमेलित है। फिर से सुनेंगे क्या बताए थे, अल्पेशियन पर्वत जो है ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, ठीक है। ड्रेकन्स वर्ग पर्वत जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व एवं दक्षिण में है और अल्पास पर्वत ये यूरोप में है, ठीक है। अगला प्रश्न है 35 नंबर देखेंगे। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो ये प्राप्त है विधायी सदन के सभापति या अध्यक्ष को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, डी। आगे देखेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में डैश स्थापित किया गया था। तो ये कब स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था 1999 में। कब, 1999 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था और स्वतंत्र पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और भारतीय जनसंघ का स्थापना 1951 में हुआ था। ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक का स्थापना 1972 में हुआ था और आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना 1977 में हुआ था और बीजेपी यानी कि भाजपा का स्थापना जो हुआ था 1980 में और आप जिसको आम आदमी पार्टी कहते हैं इसका स्थापना 2012 में हुआ था। इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। देखिए, इसको अगर कनेक्ट करके नहीं पढ़िएगा, इतना फैक्ट्स अगर नहीं याद कीजिएगा तो इतना प्रश्न जो आप एक्यूरेट पढ़िएगा वो एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो फैक्ट्स हम बताते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक के लागू किया जा सकता है। तो ये 3 साल के लिए किया जा सकता है,
कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ठीक है। वो भी जो होता है ये 6-6 महीने के लिए लागू होता है, ठीक है। इसके बाद इसको मंजूरी दिया जाता है और बढ़ाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन जो लगता है ये आर्टिकल 356 इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, 356। और राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे, या उच्चतम न्यायालय भी इसे हटा सकता है। राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन से इतना हमें जानकारी मिलता है। आगे देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। क्या विचार करना है? सत कथन का चयन कीजिए, सही कथन का चयन करना है, ठीक है। तो पहला हमारा है आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि में माध्यम से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा का है हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है जबकि प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, जी हाँ बिल्कुल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 1 तथा 2 दोनों सही, ठीक है। आगे है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया है? तो ये समवर्ती सूची की व्यवस्था नहीं लिया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे देखेंगे अशोक का, आगे देखेंगे अशोक है ना, ये अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का था, कहाँ का? मिस्र का, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? किसे सही क्रम जो इसका है, सबसे पहले सुंग था, ठीक है, सबसे पहले सुंग था, उसके बाद सातवाहन था, ठीक है, उसके बाद गुप्त था, उसके बाद चालुक्य था। पहले कौन था? पहले सातवाहन था, ठीक है, 3, उसके बाद पहले सुंग था, पहले जो था ये पहले सुंग वंश था, ठीक है, उसके बाद सातवाहन था, उसके बाद गुप्त था, उसके बाद चालुक्य था। तो इसका हमारा हो जाएगा 3, 1, 2, 4, यानी कि 3, 1, 2, 4, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए सुंग वंश है ना, इस सुंग वंश का उदय लगभग 185 वर्ष पूर्व में हुआ, जो मौर्य साम्राज्य के बाद था, ठीक है। और गुप्त वंश का जो हुआ ये लगभग 240 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। और चालुक्य वंश का जो हुआ था ये 6वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। तो इतना ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय वरीयता क्रम प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों में सबसे पहले किसे वरीयता प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाएगा ऑप्शन के अनुसार, देखिएगा तो सबसे पहले हो जाएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए वरीयता क्रम के अनुसार सबसे ऊंचा स्थान होता है ये राष्ट्रपति को प्राप्त होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति को, उसके बाद प्रधानमंत्री को, ठीक है। आगे देखिए राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है, जी नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का है हमारा अमर्त्य सेन को राष्ट्रीय आय लेखांकन को जन्मदाता माना जाता है, जी हाँ ये तो सही है, 2 नंबर। उसके बाद तीसरा है वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आर गाडविल थे, जी हाँ ये भी हो जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा केवल एक कथन 1 और 2 गलत है, देखिए मिस्टेक हो गया, ये जो हमारा है ना ये ऑप्शन नंबर हमारा 1 ही सही है, ठीक है, ये 1 केवल सही है और 2 और 3 दोनों गलत है, ठीक है, 2, 3 गलत है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल 1 ध्यान में रखेंगे। देखिए इसमें राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति की आय की जो गणना किया जाता है, प्रथम प्रयास इसका जो किया गया था दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1887 से 78 में किया गया था, ठीक है।
तो इसका आंसर केवल एक सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपया है। इस मूलधन से तिगुनी राशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? तो ये 1500 हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे रीजनिंग है कि एक लड़की की फोटो की ओर संकेत करते हुए राहुल ने कहा कि उसकी कोई बहनें या बेटियां नहीं है, पर उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो फोटो वाली लड़की का राहुल से किस प्रकार संबंधित है? तो ये हो जाएगा भांजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भांजी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च करता है। कितना? 15% खर्च करता है। उसकी आय में 20% वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा? तो ये 50%, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बिहार में किस अस्पताल ने आधुनिक फेमटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल मोतियाबिंद सर्जरी शुरू किया है? तो ये किया है IGMS पटना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये ब्राज़ील में हुआ। कहाँ? ब्राज़ील में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। देखिए, इसका जो पहली बैठक हुआ था 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया था। ठीक है, COP28 ये जो हुआ है ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। ये COP29 ये बाकू अजरबैजान में हुआ है। और COP30 ये बेलम ब्राज़ील में हुआ। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अभी जो हम बताएं ये ध्यान में रखिएगा। यानी कि ये 30 वाला COP30 ये बेलम ब्राज़ील में हुआ। यही COP29 पूछेगा तो बाकू अजरबैजान में। और यही COP28 ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। और इसका जो पहली बैठक हुआ है ये 1995 में हुआ है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। आगे देखेंगे, 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या करना है? इसका विचार करना है। पहले इसको ध्यान से देखें क्या करना है, नहीं तो पिछले बार की तरफ ही इस बार मिस्टेक हो जाएगा। ये सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, इसमें से सत्य कथन यानी कि सही कथन का चयन करना है। तो पहला कह रहा है कि से थीम जो 26 जनवरी 2024 को मनाए गए थे 75वें गणतंत्र दिवस, उसका थीम था विकसित भारत और भारत का लोकतंत्र की मातृका। ये सही है उसका। ठीक है, सही है। उसके बाद इसका मुख्य अतिथि था ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन। ये भी सही है। उसके बाद इसका सर्वश्रेष्ठ जो झांकी था भारत लोकनृत्य की जननी विषय पर आधारित सांस्कृतिक मंत्रालय का। ये भी सही। उसके बाद राज्यों का सबसे झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया। ये गलत, यानी कि इसका हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, लॉर्ड बेलेजरी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पहला मराठा सरदार था ये बाजीराव द्वितीय, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? तो ये झांसी, नागपुर और सतारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, सतारा को 1848 में, जैतपुर या संभलपुर को 1849 में, और भगत को 1850 में, और उदयपुर यानी कि छत्तीसगढ़ को 1852 में, और झांसी को 1853 में, और नागपुर को 1854 में। ठीक है, समझिए। टोरे या आरकट ये 1885 में, और अवध को 1856 में। ठीक है, ये लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को तैयार किया था, और इस नीति के तहत कंपनी राज्यों के बिना किसी प्रत्यक्ष कार्रवाई को हड़प लेती थी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है।
आगे देखेंगे नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ है। तो नमक सत्याग्रह जो हुआ था ये 12 मार्च 1930 को साबरमती में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 1930 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम 1904 में क्रांति, आगे देखिए 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो ये किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। और ध्यान में रखें, से वीडी सावरकर या इन्हीं को विनायक दामोदर सावरकर कहा जाता है का जन्म जो हुआ है ये 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक के पास भगूर में हुआ था। ठीक है, और याद रखेंगे अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम बदलकर 2002 में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। आगे देखेंगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, इसे सही कथन का चयन कीजिए। किसका? सही कथन का। ध्यान में रखेंगे, इसमें से देखेंगे प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया। जी हाँ, ये तो सही। उसके बाद वर्ष 2024 में सुधा मूर्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जी नहीं, ये गलत, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे रेनेसां आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई थी। तो ये किया गया था इटली में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे देखिए इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं की क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम क्या है। तो ई कॉमर्स। क्या है? ई कॉमर्स, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे राष्ट्रीय आय, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है। तो ये अप्रत्यक्ष कर को, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स को। देखिए स्टैटिक जीके का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसी में हम लोग इसको कवर करेंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को उसी में कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ जरूर बने रहिए। आगे देखेंगे भारतीय रुपए की पहली बार कब अवमूल्यन किया गया था। तो ये किया गया था हमारा 1949 में किया गया था। कब किया गया था? 1949, 19 सितंबर 1949 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? ए। ध्यान में रखेंगे इसे, जो ये पहली बार किया गया था 19 सितंबर 1949 को, दूसरी बार 1966 को और तीसरी बार 1951 को। फिर से सुनिएगा, पहली बार किया गया था 19 सितंबर 1949 को, दूसरी बार 1966 को, तीसरी बार 1951 को किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना हमें जानकारी मिलता है। आगे देखेंगे भारत की, ठीक है, हाँ एक सेकेंड, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित किया गया। तो प्रथम खनिज नीति जो घोषित किया गया ये किया गया 1993 में। कब? 1993। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये खोजा गया था 1993 में। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो ये सौर ऊर्जा नहीं है, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है यह गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कुंडम परियोजना किस राज्य में स्थित है। कुंडम परियोजना ये तमिलनाडु में। देखिए ये सब हम लोग स्टैटिक जीके का सीरीज है, ये सब उसमें कवर करवाए से कुल्लम कल क्या करेंगे, मिलना है, तो ये सब उसमें हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं। आगे है, निम्न में कौन सा बागवानी से संबंधित है। बागवानी से संबंधित है, कौन संबंधित है। तो ये स्वर्ण क्रांति हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही। ठीक है, जैसे देखिए बागवानी हो गया या शहद हो गया, ये स्वर्ण क्रांति से है और ये 1951 में शुरू हुआ था और 2003 तक ये चला था।
ठीक है। आगे, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि इसे 26 मई 1989 को चालू किया गया था। ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो ये 2400 की गई है और 2100 कैलोरी से कम प्राप्त करने वाले को गरीब माना गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा, 2400 कैलोरी। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, गरीबी की दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी? तो ये दिया है रागनार नरकसे ने। कौन दिया है? रागनार नरकसे ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, च और छ वन का उच्चारण स्थान कौन सा? तो ये तालु से। देखिए ये क्वेश्चन है, ये इजी है। आप बोलिए, बोलने के बाद जहाँ आपका जिप सटता है ये उसी से होगा। ठीक है, अगर हम लोग प फ ब ये सब पढ़ते हैं तो हम लोग का क्या होता है, दोनों ओठ जो है आपस में सटता है, तो पफुआ का कोई भी शब्द होगा ये होस्ट हो जाएगा। ठीक है, समझिए। और जो भी तालु में जो ऊपर सटता है, ठीक है, ये सब तालु से हो जाएगा। जैसे च छ ज, हम लोग का जीभ कहाँ ऊपर सटता है। ठीक है, आगे देखेंगे, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो ये प्राथमिक है। क्या है? ये प्राथमिक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में वे गतिविधियां आती हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, खनन हो गया, ये सब पहला में आता है। ठीक है, मत्स्य पालन क्षेत्र को सनराइज सेक्टर के रूप से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो ये निजी और सार्वजनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। ध्यान में रखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ये सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र एक साथ काम करता है। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखें, भारतीय अर्थव्यवस्था भी क्या है? ये भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था भी क्या? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिलता है। आगे देखेंगे, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुएं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो ये की जाती है मूल्य वर्धित को। किससे? मूल्य वर्धित, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है, फिनिक्स फर्म कहाँ है? फिनिक्स फर्म जो है ये डरबन में है। कहाँ? डरबन में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित एक आश्रम था। ठीक है, इसका उद्देश्य लोगों को अहिंसक सत्याग्रह के लिए तैयार करना था। यह आश्रम 1910 से 1913 तक चला। ठीक है, ये गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, एक फिनिक्स सेटलमेंट जो डरबन में है, एक टॉल्स्टॉय फॉर्म जो जोहान्सबर्ग में है। ठीक है, ये ध्यान में रखें। अगला है, श्रृंखला में अगली संख्या निकाले। ठीक है, तो 16, 10, 24, 14 और 24। तो अगला हमारा जो हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। ठीक है, ये रीजनिंग का है। देखिए 16 में से 6 घटाया तो कितना आया? 10। ठीक है, और 10 और 10 को जोड़ दिया तो क्या आया? 20। 20 में से फिर 6 घटाया तो कितना आया? 14। अब क्या करेंगे? 14 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, और 24 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा? 18। ठीक है, आगे देखेंगे, यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपये में 50 की दर से बेचा जाता है तो प्रतिशत क्या होगा? तो ये 44% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? तो ये यूएसए की है। किसकी? संयुक्त राज्य अमेरिका की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आगे देखेंगे,
भारत की प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है, जिसे टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्र मील की दूरी तक है? तो ये 12 NM, कितना है? 12 NM। अब देखिए 12 NM मतलब 12 समुद्री मील बराबर लमसम 21.9 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। क्या होगा? बी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। देखिए भारत में 2 ज्वालामुखी है, ठीक है। पहला है वेरेन ज्वालामुखी, और वेरेन द्वीप को ही एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। दूसरा का है नकोरडम ज्वालामुखी, ठीक है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के द्वीप में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। आगे है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र से मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी धारियाँ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून। देखिए हिमालय और शिवालिक के बीच को दून घाटियाँ पाई जाती है, ठीक है। हिमालय की औसत चौड़ाई लगभग देखा जाए तो 44 किलोमीटर है, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और नामचा बारवा है, ठीक है। इस क्वेश्चन से इतना हमें जानकारी मिलता है। आगे देखेंगे, आगे निम्न दर्रा में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो ये जोजिला हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कुछ दर्रा है जो स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये भी हम लोग उसमें कवर करेंगे, ठीक है। जैसे सिपकिला दर्रा कहाँ हो गया? हिमाचल प्रदेश में। बनिहार दर्रा कहाँ हो गया? पीर पंजाल में। चुम्बी घाटी कहाँ हो गया? तो ये सिक्किम और भूटान के बीच में स्थित है, ठीक है। अगला है द साइनोनिम्स ऑफ फ्रेंडली इज, तो ये हो जाएगा इसका एमिएबल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 होती है। देखिए वही पूछेगा पोलो में क्या गो होता है? तो 4 गो, ठीक है। पोलो लिखते हैं ना, POLO, पोलो, ये क्या गो? 4 गो। देखिए ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये सब हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे अगर चैनल में नहीं बने तो चैनल में बन जाइए, ठीक है। ये सब उसमें हम लोग कवर किए हैं। तो पोलो में हो जाएगा 4 गो, वाटर पोलो में 7 गो, बेसबॉल में 9 गो, खो खो में भी 9 गो, याद रखेंगे फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी ये सब में 11 गो, वॉलीबॉल में 6 गो, जिम्नास्टिक में 8 गो, कबड्डी में 7 गो, नेट बॉल में भी 7 गो, बास्केटबॉल में 5 गो। और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होता है ये रग्बी फुटबॉल में 15 गो, और टेबल टेनिस में 1 या 2 होता है। तो इतना ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन है? सोना, चांदी और क्या है ऑप्शन में? पारा प्लेटिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनियम, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए परमाणु या अणु के द्रव्यमान को ही परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, और आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 तो सब जानता है, लेकिन इसका 1/2 H2O भी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको POP कहा जाता है, ठीक है, इसमें एक सफ़ेद पाउडर यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमिटाइड होता है, ठीक है, जो सूखने पर कठोर हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना हमें जानकारी मिलता है। आगे देखेंगे आयोडीकृत लवण में रहता है, तो आयोडीन कृत में जो रहता है ये पोटेशियम आयोडाइड रहता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की समस्या हो सकती है, होती ही है, ठीक है। आगे देखेंगे खनिज मिनरल क्या है? तो खनिज मिनरल है ये एक अकार्बनिक ठोस है। क्या है? अकार्बनिक ठोस, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे लोकू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो लोकू त्यौहार जो मनाया जाता है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कुछ प्रमुख त्यौहार है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है, ठीक है। जैसे बिहू हो गया, ये असम का है, ठीक है। बिहू हुआ, पटकोई हुआ, बेखो हुआ, अम्बुबाची हुआ
अहोम हुआ, ये सब कहाँ है, असम का। और बिहार का है शाम चेकवा, बिहुला, जितिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा, छठ पूजा, ये सब बिहार का। उसके वहीं देखेंगे छत्तीसगढ़ का तो रहेली, मरई, पोला, भोजली, छेछाड़ा, मेघनाथ, ये सब कहाँ है, छत्तीसगढ़ का। तो इतना ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं, तो ये बने रहते हैं उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 85 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो ये 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। उसके बाद अगला, अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है, तो ये ब्यूनस आयर्स है। देखिए कुछ राजधानी है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगा, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़िलिया हो जाएगा, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, भारत का तो नई दिल्ली है जानते हैं, चीन का बीजिंग हो जाएगा, पाकिस्तान का इस्लामाबाद हो जाएगा, नेपाल का काठमांडू हो जाएगा और श्रीलंका का श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे हो जाएगा। इतना ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो निम्न में से क्या नहीं परिवर्तन होता है, तो जो परिवर्तन नहीं होता ये आवृत्ति परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो ये वाट है। ठीक है, विद्युत शक्ति का इकाई जो है वाट है। और याद रखेंगे वाट का नाम स्टीम इंजन के आविष्कार, जो स्टीम इंजन का आविष्कार कौन किया था, तो वाट ही किया था, जेम्स वाट इसका पूरा नाम है। तो जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। अगला, टेलीस्कोप का खोज कौन किया था, तो ये गैलीलियो ने किया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्न में से क्या है, निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है, तो कार्बन जो है इसमें से कोई किसी में कार्बन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही। आगे देखेंगे वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु क्या है, तो वह धातु तांबा होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए तांबे की जो वस्तुएं जो होता है वो लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर हरे रंग की परत बनती है। यह हरा जो होता है, हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट का होता है। ठीक है, इसमें कॉपर कार्बोनेट के साथ साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड का भी मिश्रण रहता है। तांबे की सतह पर हरे रंग की परत बनने का वजह है कि कॉपर का ऑक्सीकरण होना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। अगला है किस बैंक ने SME डिजिटल बिजनेस लॉन्च किया है, तो ये किया है स्टेट बैंक ने। कौन, स्टेट बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे लाहू नृत्य क्या है, लाहू नृत्य जो ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये मेघालय से है। कहाँ से, मेघालय से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाए। जैसे कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। बिहू, बिछुआ, नट पूजा ये कहाँ का है, असम का। ठीक है, गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी ये सब कहाँ का, गुजरात का। झूमर, फाग, डाफ, धमाल ये सब कहाँ का, हरियाणा का है। ठीक है, झोरा, झाली ये सब कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। राफ ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। तो इतना ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसको सुमेलित करना है तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, सही है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ये भी सही है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, ये भी सही है। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं, ये भी सही। यानी कि 1 2 3 4 यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, विश्व मलेरिया दिवस ये 25 अप्रैल को मनाते हैं, प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को मनाते हैं, और शहीद दिवस 30 जनवरी को, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 24 दिसंबर को मनाते हैं। तो इतना ध्यान में रखेंगे। अगला है NEFT क्या है।
NEFT है, ये फंड ट्रांसफर की एक प्रणाली है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 76वें यानी कि 76वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो ये रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोब PROB 3 मिशन को इसरो किस प्रकार के रॉकेट से लॉन्च कर रहा है? तो ये कर रहा है हमारा PSLV C59, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा जो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, इसरो। तो इसरो से अब याद रखेंगे, इसरो का जो स्थापना हुआ है कब हुआ है? तो इसरो का स्थापना हुआ ये 15 अगस्त 1969 को हुआ, 1969। इसरो का स्थापना कब हुआ है? तो 1969 को हुआ। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, वही पूछा जाए इसरो का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया गया था 1901 में किया गया था। देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। इस पुरस्कार की शुरुआत स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के मुताबिक हुआ है। ठीक है, इसे हर साल 10 दिसंबर को स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है और नोबेल पुरस्कार पाने वाले हर व्यक्ति को एक स्वर्ण पदक और एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखें। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि एक पुरस्कार 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, और ये भी ध्यान में रखेंगे इसे नोबेल पुरस्कार जो ये मरणों उपरांत नहीं दिया जाता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पुरस्कार मिलने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है तो उसको पुरस्कार दे दिया जाता है। ठीक है, इस सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? तो ये थाईलैंड है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। देखिए, ये वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, अब क्वेश्चन और आंसर कराते जाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं जब तक उसका हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तब तक कवर नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं होगा। ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।